चैप्टर क्रॉप इकोलॉजी। आइए इस चैप्टर को समझते हैं। इकोलॉजी वर्ड ओकियोस से आया है जिसका मतलब होम होता है। क्रॉप इकोलॉजी का मतलब है क्रॉप और उनके इन्वायरमेंट के बीच का रिलेशन। जब किसी पर्टिकुलर एरिया का क्लाइमेट सराउंडिंग एरिया से डिफरेंट होता है ड्यू टू रिलीफ एक्सपोजर या वेजिटेशन के डिफरेंसेस, तो उसे माइक्रो क्लाइमेट कहते हैं। एग्रीकल्चर में माइक्रो क्लाइमेट को दो लेवल पर स्टडी किया जाता है, प्लांट लेवल, सॉइल लेवल। आइए समझते हैं। माइक्रो क्लाइमेट एट प्लांट लेवल। प्लांट के कैनोपी के ऊपर और नीचे के इन्वायरमेंट सराउंडिंग क्लाइमेट से डिफरेंट होता है, इसे प्लांट इको क्लाइमेट कहते हैं। माइक्रो क्लाइमेट को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स हैं जैसे प्लांट मॉर्फोलॉजी, जैसे हाइट, लीफ साइज, स्टेम थिकनेस और कैनोपी डेंसिटी, जो माइक्रो क्लाइमेट को चेंज करते हैं। सॉइल कलर। डार्क कलर सॉइल ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करती है जो एरिया को वार्म बना देती है। लाइट कलर्ड सॉइल सनलाइट रिफ्लेक्ट करती है जो एरिया को कूल रखती है। अब सनलाइट इफेक्ट को देखते हैं। डे टाइम में जब डायरेक्ट सनलाइट लीव्स पर पड़ती है तो लीफ टेम्परेचर एयर टेम्परेचर से ज़्यादा हो सकता है। नाइट टाइम में लीफ टेम्परेचर एयर टेम्परेचर से कम हो सकता है। एयर मूवमेंट। डेंस कैनोपीज एयर सर्कुलेशन को कम करती है जिसकी वजह से ह्यूमिडिटी बढ़ती है। ज़्यादा ह्यूमिडिटी इंसेक्ट पेस्ट और डिजीज को स्प्रेड होने में हेल्प करती है। अब एग्जाम्पल को देखते हैं। वीट एंड मस्टर्ड क्रॉप। डेंस कैनोपी एयर मूवमेंट को रिड्यूस करती है जिसकी वजह से ह्यूमिडिटी बढ़ती है। राइस फील्ड। राइस के लीव्स इवापोरेशन स्लो कर देती है जो माइक्रो क्लाइमेट को कूलर और ह्यूमिड बनाते हैं। मैंगो एंड बनाना ऑर्चार्ड्स। थिक फोलिएज यानी कि घने पत्ते शेड क्रिएट करते हैं जो इन्वायरमेंट को कूलर और लेस विंडी बनाते हैं। अब बात करते हैं माइक्रो क्लाइमेट एट सॉइल लेवल। सॉइल कलर माइक्रो क्लाइमेट को अफेक्ट करने वाले इम्पोर्टेंट फैक्टर्स में से एक है। सॉइल का कलर डिसाइड करता है कि कितनी सनलाइट एब्जॉर्ब होगी और कितनी रिफ्लेक्ट होगी। एल्बिडो ये एक टर्म है जो सॉइल के सरफेस से रिफ्लेक्ट होने वाली सनलाइट की परसेंटेज को डिस्क्राइब करता है। एल्बिडो डिपेंड करता है जैसे सॉइल टाइप, सैंडी, क्ले, लूमी। प्लांट कवर यानी कि क्या सॉइल पर ग्रास फसल है या नहीं। मॉइस्चर कंटेंट यानी कि वेट या ड्राई सॉइल। ऑर्गेनिक मैटर यानी कि सॉइल में कितना बायोलॉजिकल मटेरियल है। जब एल्बिडो डिफरेंट होता है तो थर्मल रेजिम यानी कि थर्मल टेम्परेचर सिस्टम भी चेंज होता है चाहे इनकमिंग सनलाइट सेम हो। अब सॉइल टेम्परेचर एंड मॉइस्चर के इफेक्ट को देखते हैं। मल्च इफेक्ट यानी कि सॉइल कवरिंग। मल्च जैसे ड्राई ग्रासेस, लीव्स या प्लास्टिक सीड। मल्च सॉइल को दिन में ठंडा और रात में गर्म रखता है। जैसे प्लास्टिक मल्च लगाने से सॉइल का मॉइस्चर रिटेन होता है जो क्रॉप ग्रोथ के लिए बेनिफिशियल होता है। वेट एंड ड्राई सॉइल हीट एब्जॉर्बेशन को देखते हैं। वेट सॉइल ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करती है कंपेयर टू ड्राई सॉइल। जब ज़्यादा मॉइस्चर होने से हीट एनर्जी का ज़्यादा पार्ट इवापोरेशन में चला जाता है। इस वजह से मॉइस्ट सॉइल धीरे गर्म होती है और धीरे ठंडी होती है। जैसे रेनी सीजन में सॉइल ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करती है लेकिन समर में ड्राई सॉइल जल्दी गर्म हो जाती है। अब सॉइल एंड वाटर हीटिंग रेट को देखते हैं। सॉइल का हीट गेन लॉस पानी से 5 टाइम्स फास्ट होता है क्योंकि सॉइल का स्पेसिफिक हीट अप्रॉक्स 2.6 होता है और वाटर का 1। जैसे दिन में सैंड ज़्यादा हॉट हो जाती है पर रात में जल्दी ठंडी हो जाती है, जबकि समुद्र का पानी धीरे धीरे ठंडा होता है। अब रूट ग्रोथ एंड सॉइल टेम्परेचर। बहुत हाई सॉइल टेम्परेचर रूट ग्रोथ को रेस्ट्रिक्ट करती है। 20 to 30 डिग्री सेल्सियस का सॉइल टेम्परेचर कल्टीवेटेड क्रॉप्स के लिए बेस्ट होता है। एग्जाम्पल, वीट और मेज के रूट 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास बेस्ट ग्रोथ करते हैं, लेकिन 40 डिग्री सेल्सियस प्लस टेम्परेचर पर रूट ग्रोथ स्लो हो जाती है। तो हमने ये सीखा कि सॉइल कलर और एल्बिडो हीट एब्जॉर्बेशन को कंट्रोल करता है
मॉइस्ट सॉइल धीरे गर्म होती है और धीरे ठंडी होती है। मल्च सॉइल को दिन में कूल और रात में वार्म रखता है। एरिड रीजन में 20 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रूट ग्रोथ के लिए बेस्ट होता है। अब बात करते हैं हार्वेस्ट इंडेक्स यानी कि क्रॉप इफिशिएंसी मेजरमेंट को देखते हैं। फोटोसिंथेसिस की इफेक्टिवनेस डिपेंड करती है 3 मेन फैक्टर पर। फर्स्ट, एसिमिलेटिंग एरिया यानी कि क्रॉप की पत्तों का साइज और इफिशिएंसी जितनी अच्छी होगी उतना ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगा। सोलर एनर्जी एंड CO2 सप्लाई, सन की रोशनी और CO2 की अवेलेबिलिटी से फोटोसिंथेसिस इम्प्रूव होता है। इन्वायरमेंटल कंडीशन जैसे टेम्परेचर, मॉइस्चर और न्यूट्रिएंट्स का इफेक्ट होता है। अब फोटोसिंथेसिस एंड टोटल क्रॉप प्रोडक्शन को देखते हैं। एक क्रॉप का टोटल फोटोसिंथेसिस बेस्ड प्रोडक्शन डिपेंड करता है, जैसे कि एसिमिलेटिंग एरिया का साइज, जितना ज़्यादा पत्ता होगा उतना ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगा। CO2 फिक्सेशन एफिशिएंसी, प्लांट की एबिलिटी कि वो कितना CO2 कैप्चर कर सकता है। फोटोसिंथेसिस ड्यूरेशन, कितने टाइम तक प्लांट एफिशिएंट फोटोसिंथेसिस करता है। अब बात करते हैं हार्वेस्ट इंडेक्स HI। हार्वेस्ट इंडेक्स एक मेजर है जो क्रॉप की इफिशिएंसी को दिखाता है। इसका फार्मूला है हार्वेस्टिंग इंडेक्स इक्वल टू इकोनॉमिक यील्ड यानी कि ग्रेन यील्ड अपॉन बायोलॉजिकल यील्ड यानी कि ग्रेन प्लस स्ट्रॉ इंटू 100। इकोनॉमिक यील्ड का मतलब है जो यूजफुल पार्ट होता है, जैसे गेहूं का दाना यानी कि ग्रेन्स। बायोलॉजिकल यील्ड टोटल प्लांट का प्रोडक्शन जिसमें ग्रेन्स प्लस स्ट्रॉ दोनों आते हैं। जैसे अगर वीट का ग्रेन यील्ड 3 टन पर हेक्टर है और टोटल बायोमास यानी कि ग्रेन प्लस स्ट्रॉ 6 टन पर हेक्टर है, तो हार्वेस्ट इंडेक्स होगा 3/6 इंटू 100 यानी कि 50%। मतलब प्लांट का 50% पार्ट यूजफुल ग्रेन्स में कन्वर्ट हो गया। अब बात करते हैं ग्रेन यील्ड कैलकुलेशन फार्मूला। Y इक्वल टू A इंटू B इंटू C इंटू D। Y का मतलब है ग्रेन यील्ड पर यूनिट एरिया, A का मतलब है नंबर ऑफ प्लांट्स पर यूनिट एरिया, B का मतलब है नंबर ऑफ फर्टाइल टिलर्स पर प्लांट, C का मतलब है नंबर ऑफ ग्रेन्स पर ईयर मतलब EAR नॉट YEAR, D का मतलब है इंडिविजुअल ग्रेन्स का वेट। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर किसी वीट की फील्ड में 100 प्लांट्स पर मीटर स्क्वायर है, हर प्लांट में 3 फर्टाइल टिलर्स है, हर ईयर यानी कि EAR में 40 ग्रेन्स है, एक ग्रेन्स का वेट 0.05 ग्राम्स है, तो यील्ड होगा Y इक्वल टू 100 इंटू 3 इंटू 40 इंटू 0.05 यानी कि 600 ग्राम पर मीटर इक्वल टू 6 टन पर हेक्टर। अब बात करते हैं फोटोसिंथेसिस कंट्रीब्यूशन इन ग्रेन्स वीट एंड बार्ली। वीट में ग्रेन्स का 50% ड्राई मैटर ईयर से आता है। फ्लैग लीफ भी फोटोसिंथेसिस में मेजर रोल प्ले करती है। बार्ली में 70% ड्राई मैटर ईयर से आता है। इसका मतलब है कि बार्ली में अपर शूट का फोटोसिंथेसिस ग्रेन फॉर्मेशन में ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। तो हमने ये सीखा हार्वेस्ट इंडेक्स क्रॉप की इफिशिएंसी को मेजर करता है। हायर हार्वेस्ट इंडेक्स वैल्यू का मतलब बेटर ग्रेन प्रोडक्शन है। वीट एंड बार्ली में टॉप शूट यानी कि ईयर का मेजर रोल होता है ग्रेन फॉर्मेशन में। अब बात करते हैं सिंक सोर्स रेशियो यानी कि क्रॉप ग्रोथ एफिशिएंसी को देखेंगे। आइए कुछ की टर्म्स को देख लेते हैं। सोर्स वो प्लांट का पार्ट जिसमें फोटोसिंथेसिस होता है और जहाँ से एनर्जी यानी कि फोटोसिंथेसिस प्रोड्यूस होता है। एग्जाम्पल लीव्स। सिंक वो प्लांट का पार्ट जो फोटोसिंथेसिस स्टोर करता है, जैसे सीरियल क्रॉप्स यानी कि वीट, राइस, मेज ग्रेन में सिंक होता है। रूट क्रॉप्स जैसे कि शुगर बीट, कैरोट रूट्स में सिंक होता है। ट्यूबर क्रॉप्स जैसे पोटैटो, स्वीट पोटैटो स्टीम में सिंक होता है। लीफ वेजिटेबल्स जैसे स्पिनेच, कैबेज लीव्स में सिंक होता है। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ सिंक सोर्स रेशियो। अगर सिंक अच्छा
डेवलप नहीं होगा तो हार्वेस्ट इंडेक्स लो होगा, क्योंकि प्लांट का बायोमास ग्रेन्स या यूजफुल पार्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। सिंक सोर्स डेवलपमेंट के 3 फैक्टर्स हैं, जैसे कि गुड सोर्स, फोटोसिंथेसिस एफिशिएंट होना चाहिए। पार्टीशनिंग ऑफ फोटोसिंथेसिस यानी कि एनर्जी का सही तरीके से डिफरेंट पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। ट्रांसलोकेशन ऑफ एसिमिलेट्स यानी कि फोटोसिंथेसिस का सोर्स से सिंक तक सही तरीके से मूवमेंट होना चाहिए। अब बात करते हैं हायर सिंक रेशियो के लिए जरूरी फैक्टर्स को देखते हैं। फर्स्ट, सोर्स का स्ट्रांग होना, हेल्दी लीव्स और स्ट्रांग फोटोसिंथेसिस होना चाहिए। फोटोसिंथेसिस का सही पार्टीशनिंग होना यानी कि एनर्जी का ग्रेन्स रूट या फ्रूट्स में ट्रांसफ़र सही तरीके से हो। ट्रांसलोकेशन इफेक्टिव हो, सोर्स से सिंक तक न्यूट्रिएंट्स और एनर्जी का मूवमेंट फास्ट हो। सिंक में फोटोसिंथेसिस का प्रॉपर एक्युमुलेशन हो यानी कि एनर्जी ग्रेन्स फ्रूट, रूट्स या लीव्स में कलेक्ट हो सके। अब बात करते हैं सिंक फॉर्मेशन प्रोसेस। स्टेप 1, सोर्स में फोटोसिंथेसिस का फॉर्मेशन यानी कि फोटोसिंथेसिस होता है जिसमें लीव्स ग्लूकोज और एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। स्टेप 2, फोटोसिंथेसिस का पार्टीशनिंग मतलब एनर्जी का अलग अलग प्लांट पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है। एग्जाम्पल, वीट में लीव्स से ग्रेन तक एनर्जी ट्रांसफर होती है। स्टेप 3, ट्रांसलोकेशन ऑफ एसिमिलेट्स मतलब एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स जाइलम और फ्लोएम के थ्रू सिंक तक मूव करते हैं, जैसे शुगर केन में सुक्रोज स्टीम में एक्युमुलेट होता है। स्टेप 4, स्टोरेज ऑफ एसिमिलेट्स इन सिंक मतलब फाइनल स्टेज में एनर्जी सिंक में स्टोर हो जाता है। एग्जाम्पल, राइस और वीट में ग्रेन डेवलप होता है। अब बात करते हैं सोर्सिंग रिलेशनशिप एंड प्लांट कंपटीशन। सिंक फॉर्मेशन एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, लेकिन सोर्स से सिंक मूवमेंट डोमिनेंट होती है। सीड फॉर्मेशन के टाइम पे सोर्स और सिंक के बीच कंपटीशन होता है, क्योंकि लीव्स और ग्रेन्स दोनों को एनर्जी चाहिए होती है। जब फ्लावरिंग स्टार्ट होती है तो इनफ्लोरेसेंस और लीव्स के बीच कंपटीशन होता है। सीड फॉर्मेशन के बाद ज़्यादा एनर्जी ग्रेन्स में मूव करती है। हायर प्लांट पॉपुलेशन प्रेशर, जब ज़्यादा प्लांट्स एक जगह होते हैं तो इंटरनल कंपटीशन बढ़ता है। लिमिटेड न्यूट्रिएंट्स और लाइट के वजह से सोर्स सिंक रेशियो डिस्टर्ब हो सकता है। अब एग्जाम्पल को लेते हैं सोर्स सिंक रिलेशनशिप को। वीट एंड राइस, सोर्स लीव्स होता है, सिंक ग्रेन्स होता है। फोटोसिंथेसिस का 90% ग्रेन में जाता है जो यील्ड को इंक्रीज करता है। पोटैटो, सोर्स लीव्स होता है, सिंक अंडरग्राउंड स्टीम होता है, एनर्जी स्टोरेज स्टीम में होती है और जो ट्यूबर का साइज इंक्रीज करती है। शुगर केन, सोर्स लीव्स होता है, सिंक स्टेम होता है, सुक्रोज का एक्युमुलेशन स्टेम में होता है जो शुगर यील्ड डिसाइड करता है। अब बात करते हैं आइडियोटाइप यानी कि मॉडल प्लांट, क्रॉप इम्प्रूवमेंट कॉन्सेप्ट। चलिए पहले कुछ की टर्म्स को देख लेते हैं। आइडियोटाइप, एक मॉडल प्लांट जो स्पेसिफिक इन्वायरमेंट में बेस्ट परफॉर्म करे। ग्रेन फिलिंग पीरियड, वो ड्यूरेशन जब ग्रेन में स्टार्च और न्यूट्रिएंट्स एक्युमुलेट होते हैं। CO2 एसिमिलेशन यानी कि फोटोसिंथेसिस एफिशिएंसी, लीव्स की पोजीशन और नंबर्स फोटोसिंथेसिस एफिशिएंसी को अफेक्ट करते हैं। अब बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियोटाइप। आर्मी एंड ग्रीवर 1967 में इनका कहना था कि क्रॉप प्रोडक्शन को इम्प्रूव किया जा सकता है अगर प्लांट टाइप और ग्रेन फिलिंग पीरियड इम्प्रूव हो जाए। डोनाल्ड 1968, इन्होंने आइडियोटाइप का कॉन्सेप्ट दिया। उन्होंने कहा कि क्रॉप प्लांट्स ऐसे होने चाहिए जो एक दूसरे के साथ मिनिमम कंपटीशन करे और वीड्स को compete कर सके। डोनाल्ड एंड हैम्बलिन 1976, इन्होंने आइडियोटाइप को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया। फर्स्ट, आइसोलेशन आइडियोटाइप, ऐसे प्लांट जो सिंगल कल्टीवेशन के लिए सूटेबल होते हैं, जैसे वीट, राइस एक्सेट्रा। कंपटीशन आइडियोटाइप, ऐसे प्लांट जो मिक्स्ड कल्टीवेशन में बेस्ट परफॉर्म करते हैं, जैसे इंटरक्रॉपिंग क्रॉप लाइक मेज प्लस बीन्स। अब फीचर्स ऑफ एन आइडियल आइडियोटाइप
प्लांट को देखते हैं। फर्स्ट, इफिशिएंट लाइट यूज। लीव्स ऐसे हो जो ज़्यादा लाइट कैप्चर कर सके। बेटर CO2 एसिमिलेशन। प्लांट स्ट्रक्चर ऐसा हो जो फोटोसिंथेसिस एफिशिएंसी बढ़ाए। मिनिमम कंपटीशन बिटवीन प्लांट्स। एक दूसरे के साथ कम कंपटीशन हो ताकि हर प्लांट अच्छे से ग्रो करे। स्ट्रॉन्गर रेजिस्टेंस टू पेस्ट एंड वीड्स और इंसेक्ट के अगेंस्ट बेटर रेजिस्टेंस हो। हाई यील्ड पोटेंशियल। मोर ग्रेन्स प्रोडक्शन और बेटर बायोमास फॉर्मेशन हो। अब एग्जाम्पल ऑफ आइडियोटाइप प्लांट को देखते हैं। फर्स्ट, वीट आइडियोटाइप, टॉलर इफिशिएंट लीव्स। शॉर्टर प्लांट विथ स्ट्रॉन्ग स्टेम। लोडजिंग यानी कि गिरने का इशू नहीं होता। मोर इरेक्ट लीव्स, लाइट पेनिट्रेशन ज़्यादा होता है। हायर HI यानी कि हार्वेस्ट इंडेक्स, ग्रेन फॉर्मेशन ज़्यादा होता है इसमें। राइस आइडियोटाइप IRRI मॉडल को देखते हैं। सेमी द्वार प्लांट, लोडजिंग रेजिस्टेंस होता है। मोर टीलर्स विथ कॉम्पैक्ट ग्रेन्स, हाई यील्ड होता है इसका। मोर रूट वॉल्यूम, बेटर न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्प्शन होता है। मेज आइडियोटाइप, बेटर लाइट यूटिलाइजेशन। लीव्स का प्रॉपर एंगल एक दूसरे के शेड में करे, एक दूसरे को शेड ना करे, इस तरह से लीव्स का एंगल होना चाहिए। डीप रूट सिस्टम यानी कि ड्रॉट रेजिस्टेंस होना चाहिए। बेटर रेजिस्टेंस टू डिजीज ताकि इम्प्रूव प्लांट हेल्थ इम्प्रूव हो। अब शुगर केन आइडियोटाइप को देखते हैं। मोर शुगर एकुमुलेशन इन स्टेम, हाई सुक्रोज यील्ड होता है। बेटर न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर यूज एफिशिएंसी। पल्सेस आइडियोटाइप, डीप रूट फॉर ड्राउट रेजिस्टेंस, मोर ब्रांचेस फॉर हायर पोड फॉर्मेशन, बेटर नाइट्रोजन फिक्सिंग एबिलिटी फॉर सॉइल फर्टिलिटी इम्प्रूव। अब बात करते हैं आइडियोटाइप्स फॉर सम क्रॉप्स। वीट आइडियोटाइप, डोलार्ड ने सजेस्ट किया कि वीट का आइडियल प्लांट स्ट्रक्चर लोडजिंग यानी कि गिरना प्रिवेंट करे और ज़्यादा ग्रेन यील्ड दे। इसके फीचर्स को देखते हैं। शॉर्ट स्ट्रॉन्ग स्टेम, लोडजिंग से बचेगा और बेटर ग्रेन सपोर्ट देगा। फ्यू स्मॉल इरेक्ट लीव्स, ज़्यादा लाइट पेनिट्रेट होगी, फोटोसिंथेसिस इम्प्रूव होगा। लार्ज इरेक्ट ईयर यानी कि स्पाइक, ज़्यादा ग्रेन स्टोर कर सके। मोर फर्टाइल फॉरेस्ट पर यूनिट एरिया, हाई हार्वेस्ट इंडेक्स होगा। ऑन्स यानी कि स्पाइकलेट्स के ब्रिस्टल्स, एक्स्ट्रा फोटोसिंथेटिक एरिया प्रोवाइड करते हैं। सिंगल कोल्म यानी कि मेन स्टेम, अननेसेसरी वेजिटेटिव ग्रोथ अवॉइड होती है। इंसेक्ट एंड डिजीज रेजिस्टेंस, बेटर सर्वाइवल और स्टेबल यील्ड इंश्योर करे। इफिशिएंट पार्टीशनिंग ऑफ एसिमिलेट्स, ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स ग्रेन में ट्रांसफ़र हो सके। एग्जाम्पल, हाई यील्डिंग ड्वार्फ वीट जैसे सोनालिका PBW343 HD 2967, जो लोडजिंग रेजिस्टेंस और हाई हार्वेस्ट इंडेक्स वाले होते हैं। अब बात करते हैं मेज आइडियोटाइप। मेज एक C4 क्रॉप है जो ज़्यादा लाइट और CO2 इफिशिएंटली यूज करता है। आइडियल मेज बेटर कैनोपी स्ट्रक्चर और हायर ग्रेन यील्ड प्रमोट करता है। आइए इसके फीचर्स को देखते हैं। इरेक्ट अपर लीव्स एंड हॉरिजॉन्टल लोअर लीव्स, ज़्यादा लाइट पेनिट्रेट होगी और एयर मूवमेंट इंप्रूव होगा। हाइट अप्रॉक्स 1.5 मीटर, बैलेंस ग्रोथ फॉर इजी हार्वेस्टिंग। 2 to 3 कॉप्स पर प्लांट, हायर ग्रेन यील्ड इंश्योर करे। एग्जाम्पल, हाइब्रिड मेज वैरायटी जैसे DHM 117, प्रभात, पॉइनर हाइब्रिड, जो हाई यील्ड और ड्रॉट रेजिस्टेंस होते हैं। अब बात करते हैं ग्राम्स चिकपी आइडियोटाइप। ग्राम एक शॉर्ट ड्यूरेशन लेग्यूम क्रॉप है जिसमें गुड कैनोपी स्ट्रक्चर और हाई सीड यील्ड इम्पोर्टेंट है। आइए इसके फीचर्स को देखते हैं। वेजिटेटिव ग्रोथ क्विकली स्टॉप हो बिफोर फ्लावरिंग, एनर्जी रिप्रोडक्टिव स्टेज में शिफ्ट हो। इरेक्ट ब्रांचिंग यानी कि स्प्रेडिंग कैनोपी एवॉइड हो। सनलाइट इजिली पेनिट्रेट करे और ह्यूमिड कंडीशन एवॉइड हो। लॉन्ग पोट्स यानी कि 2 to 3 सीड पर पोट हो, ज़्यादा सीड यील्ड इंश्योर करेगा। बेटर एडेप्टेशन टू लॉन्ग फोटो पीरियड एंड टेम्परेचर, फ्लावरिंग और पोट फॉर्मेशन ऑप्टिमाइज हो। एग्जाम्पल, हाई यील्डिंग चिकपी वैरायटी जैसे पूसा 1103, JG14, जो बेटर कैनोपी और डिजीज रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं। अब बात करते हैं अरहर पिजन पी आइडियोटाइप। अरहर में अर्ली
स्टेज ग्रोथ स्लो होता है और फ्लावर ड्रॉपिंग एक मेजर इशू है। बेटर वेजिटेटिव ग्रोथ और सिंक्रोनाइज फ्लावरिंग यील्ड इम्प्रूव करता है। आइए इसके फीचर्स को देखते हैं। फास्ट कैनोपी ग्रोथ एट अर्ली स्टेज, बेटर सनलाइट कैप्चर और वीड सप्रेशन के लिए होता है। रिप्रोडक्टिव फेज वेजिटेटिव ग्रोथ के बाद स्टार्ट हो, अर्ली फ्रूट सेटिंग में ट्रांसफर हो। लॉन्ग फ्लोरल एक्सिस, 2 to 3 फ्लावर पर पॉड, ज़्यादा फ्लावर बेटर पॉड फॉर्मेशन हो। सिंक्रोनाइज फ्लावरिंग, एक साथ फ्लावरिंग हो ताकि पोलिनेशन और सीड सेटिंग ज़्यादा हो। एक्टिव रूट नोड्यूल्स फॉर लॉन्गर टाइम्स, बेटर नाइट्रोजन फिक्सेशन और सॉइल फर्टिलिटी इंप्रूवमेंट हो। इंसेक्ट एंड डिजीज रेजिस्टेंस, पॉड बोरर और विल्ट रेजिस्टेंट वैरायटी प्रोमोट की जाए। एग्जाम्पल पूसा 9, बाहर ICPL 87, हाई यील्डिंग अर्ली मैच्योरिंग और डिजीज रेजिस्टेंट अरहर वैरायटीज़ हैं। अब बात करते हैं रेन फेड अपलैंड राइस एंड रेन फेड वीट एडियोटाइप को देखेंगे। चलिए देखते हैं। रेन फेड फार्मिंग उन एरिया में होती है जहां इरिगेशन अवेलेबल नहीं होती और क्रॉप्स मानसून पर डिपेंड होती है। रेन फेड क्रॉप्स का रूट सिस्टम डीप होता है, ग्रोथ पीरियड शॉर्ट होता है और ड्राउट रेजिस्टेंस होती है। अपलैंड राइस एंड रेनफेड वीट के आइडियोटाइप यानी कि आइडियल प्लांट टाइप बेटर यील्ड और स्ट्रेस टॉलरेंस इंश्योर करते हैं। आइए समझते हैं एक एक करके। रेनफेड अपलैंड राइस आइडियोटाइप। रेनफेड अपलैंड राइस उन एरिया में उगाया जाता है जहां पानी की कमी होती है और सॉइल मॉइस्चर रिटेंशन कम होती है। आइडियल अपलैंड राइस का रूट सिस्टम स्ट्रांग होता है और ग्रोथ ड्यूरेशन शॉर्ट होता है ताकि जल्दी मैच्योर हो सके। आइए इसके फीचर्स को देखते हैं। शॉर्ट ग्रोथ ड्यूरेशन 85 to 100 डेज, जल्दी मैच्योर हो ताकि पानी की कमी के बावजूद यील्ड दे सके। डीप रूट सिस्टम, ज़्यादा पानी और न्यूट्रिएंट सॉइल से एब्जॉर्ब करे। ड्वार्फ प्लांट लेस देन 100 सेंटीमीटर विथ इरेक्ट लीव्स एंड थिक स्टेम, लूजिंग रेजिस्टेंट हो और ज़्यादा लाइट कैप्चर करे। अर्ली स्ट्रॉन्ग टिलरिंग, ज़्यादा प्रोडक्टिव सूट डेवलप करे। सिंक्रोनाइज फ्लावरिंग, एक साथ फ्लावरिंग हो ताकि पोलिनेशन और ग्रेन्स फॉर्मेशन बेटर हो। हायर पेनिकल डेंसिटी, अप्रॉक्स 400 पेनिकल पर मीटर स्क्वायर, ज़्यादा ग्रेन डेवलप हो सके। मोर ग्रेन्स पर पेनिकल, यील्ड बढ़ाने के लिए। मॉडरेट सीड डोरमेंसी, हार्वेस्ट के बाद कुछ समय तक जर्मिनेशन डिले हो ताकि प्री हार्वेस्ट स्प्रोटिंग ना हो। पेस्ट एंड डिजीज रेजिस्टेंस, जैसे हेलमिंथोस्पोरम स्पोरियम स्पेसिस से रेजिस्टेंस हो जो एक फंगल डिजीज है। अब बात करते हैं रेनफेड वीट एडियोटाइप। रेनफेड वीट उन एरिया में ग्रो होता है जहां पानी की कमी होती है और सॉइल मॉइस्चर कम होता है। आइडियल रेनफेड वीट को वाटर स्ट्रेस और हीट स्ट्रेस को टॉलरेट करना होता है। आइए इसके फीचर्स को देखते हैं। मोर स्पाइकलेट्स पर ईयर, ज़्यादा ग्रेन डेवलप हो सके। लार्ज पेडंकल यानी कि स्टेम पोर्शन बिलो द एयर, ज़्यादा स्टोर्ड न्यूट्रिएंट्स ग्रेन तक इफिशिएंटली पहुंच सके। स्ट्रॉन्ग एंड डीप रूट सिस्टम, ज़्यादा मॉइस्चर एब्जॉर्ब करे और ड्राउट को टॉलरेट करे। फ्लैट लीव्स पैरेलल टू सॉइल, वाटर लॉस कम हो और बेटर फोटोसिंथेसिस हो। ग्रेन डेवलपमेंट ड्यूरिंग 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर पर सीड फिलिंग हो ताकि यील्ड मैक्सिमम हो। अब बात करते हैं आइडियोटाइप फॉर ड्राईलैंड फार्मिंग। ड्राईलैंड फार्मिंग उन एरिया में होती है जहां पानी की अवेलेबिलिटी बहुत कम होती है। ड्रॉट रेजिस्टेंस प्लांट्स की खासियत होती है कि वो मिनिमम वाटर यूज करे, ज़्यादा यील्ड दे सके। आइए इसके फीचर्स को देखते हैं। शॉर्ट ग्रोथ ड्यूरेशन, जल्दी मैच्योर हो ताकि पानी की कमी का इम्पैक्ट कम हो। इफेक्टिव रूट सिस्टम, ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब कर सके, जैसे टैप रूट्स जो डीप सॉइल से मॉइस्चर ले सके। ड्राउट टॉलरेंस, वाटर स्ट्रेस के बावजूद सर्वाइव करे। हाई यील्ड पोटेंशियल विथ अल्टर्ड मॉर्फोलॉजी, जैसे फ्यूवर लीव्स, जितने फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी हो उतने ही हो ताकि पानी का लॉस कम हो। हॉरिजेंटली डिस्पोज्ड लीव्स, बेटर लाइट कैप्चर हो ताकि फोटोसिंथेसिस ऑप्टिमाइज हो। वर्टिकली डिस्पोज्ड लीव्स, इरिगेटेड क्रॉप्स में इफेक्टिव होते हैं बट ड्राईलैंड फार्मिंग के लिए हॉरिजेंटल लीव्स बेटर हैं।
अब बात करते हैं एग्रो क्लाइमेटिक रीजनल प्लानिंग इन इंडिया। आइए समझते हैं इसको। एग्रो क्लाइमेटिक रीजनल प्लानिंग ACRP को प्लानिंग कमीशन ने 1988 में स्टार्ट किया था 7th 5 ईयर प्लान के तहत। इसका मोटिव था इंडिया के अलग अलग रीजन के क्लाइमेट और सॉइल के बेसिस पर बेस्ट सूटेड क्रॉप्स और फार्मिंग प्रैक्टिस डेवलप करना। बैलेंस रीजनल ग्रोथ और इफ़िशिएंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन का मेन फोकस था इसमें। आइए इसके फैक्टर्स को देखते हैं। एग्रो क्लाइमेटिक फैक्टर्स। ACRP का बेस अलग अलग रीजन के एग्रो क्लाइमेटिक फैक्टर होते हैं, जैसे रेनफॉल, कितना बारिश होती है और कितना इरिगेशन अवेलेबल है। टेम्परेचर, एक्सट्रीम हीट या कोल्ड क्रॉप्स के ग्रोथ को इफेक्ट करता है। सॉइल टाइप, डिफरेंट सॉइल टाइप्स जैसे एलुवियल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, लेटेराइट सॉइल एक्सेट्रा। टोपोग्राफी, प्लेन्स, हिली एरिया, कोस्टल रीजन के बेसिस पर क्रॉप सिलेक्शन होता है। क्रॉपिंग एंड फार्मिंग सिस्टम, कौन सी क्रॉप सूटेबल है और कौन सी फार्मिंग प्रैक्टिस बेस्ट है। वाटर रिसोर्सेज, इरिगेशन अवेलेबिलिटी और वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। अब बात करते हैं एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स ऑफ इंडिया को देखते हैं। FAO 1983 के मुताबिक एग्रो क्लाइमेटिक जोन एक लैंड यूनिट होता है जिसमें कुछ स्पेसिफिक क्रॉप्स और कल्टीवर्स बेस्ट ग्रो कर सकते हैं। 1988 में इंडिया को 11 एग्रो क्लाइमेटिक जोन में डिवाइड किया गया। वाटर सरप्लस एंड डेफिसिट के बेसिस पर। लेटर इंडिया को 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन में डिवाइड किया गया जिसमें क्रॉपिंग सिस्टम भी कंसीडर किया गया। आइए देखते हैं इंडिया के 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स को। फर्स्ट, वेस्टर्न हिमालयन रीजन, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में। ईस्टर्न हिमालयन रीजन, अरुणाचल, आसाम, मेघालय, सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। लोअर गंगेटिक प्लेन, वेस्ट बंगाल, ईस्टर्न बिहार। मिडल गंगेटिक प्लेन्स, ईस्टर्न यूपी, बिहार। अपर गंगेटिक प्लेन्स, वेस्टर्न यूपी। ट्रांस गंगेटिक प्लेन्स, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान। ईस्टर्न प्लेट्यू एंड हिल्स, ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र। सेंट्रल प्लेट्यू एंड हिल्स, MP, राजस्थान, महाराष्ट्र। वेस्टर्न प्लेट्यू एंड हिल्स, महाराष्ट्र, MP, गुजरात। साउदर्न प्लेट्यू एंड हिल्स, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु। ईस्टर्न कोस्ट प्लेन एंड हिल्स, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु। वेस्ट कोस्ट प्लेन एंड हिल, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला। गुजरात प्लेन्स एंड हिल, गुजरात। वेस्टर्न ड्राई रीजन, राजस्थान, थार डेजर्ट। द आइलैंड्स, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप। अब बात करते हैं एग्रो इकोलॉजिकल जोन। एग्रो क्लाइमेटिक जोन में सिर्फ क्लाइमेट बेस्ड क्लासिफिकेशन होता है, लेकिन एग्रो इकोलॉजिकल जोन में क्लाइमेट के साथ सॉइल और टोपोग्राफी भी कंसीडर की जाती है। ICAR ने इंडिया को 20 एग्रो इकोलॉजिकल रीजन में डिवाइड किया है, सॉइल, क्लाइमेट और ग्रोविंग पीरियड के बेसिस पर। आइए समझते हैं एग्रो इकोलॉजिकल रीजन क्या है। एग्रो इकोलॉजिकल रीजन इक्वल टू एग्रो क्लाइमेटिक रीजन प्लस सॉइल टाइप प्लस लैंड फॉर्म प्लस ग्रोविंग पीरियड होता है। ग्रोविंग पीरियड का मतलब है वो टाइम पीरियड जब टेम्परेचर और मॉइस्चर कंडीशन प्लांट ग्रोथ के लिए बेस्ट होती है। क्लासिफिकेशन के बेसिस को देखते हैं। ग्रोविंग पीरियड, रेनफॉल एंड इवापोरेशन, इवापोट्रांसपिरेशन, सॉइल टाइप, डिस्ट्रिक्ट वाइज क्लासिफिकेशन। चलिए समझते हैं एग्रो इकोलॉजिकल जोन के कंपोनेंट्स को देखते हैं। बायोटिक फैक्टर यानी कि लिविंग, फाउना, एनिमल, फ्लोरा, प्लांट्स। एबायोटिक फैक्टर यानी कि नॉन लिविंग, वाटर, मिनरल्स, लाइट, टेम्परेचर। अब बात करते हैं इंडिया के एग्रो क्लाइमेटिक जोन वेस्टर्न एंड ईस्टर्न हिमालयन रीजन को। वेस्टर्न हिमालयन रीजन, इसका लोकेशन जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिली एरिया ऑफ यूपी इंक्लूडेड है इसमें। क्लाइमेट कूल एंड ह्यूमिड, एनुअल रेनफॉल 1650 टू 2000 मिलीमीटर। इंपॉर्टेंट क्रॉप जैसे वीट, मेज, पैडी, पोटैटो। क्रॉप इंटेंसिटी जम्मू एंड कश्मीर में लोवेस्ट है क्योंकि एक्सट्रीम कोल्ड और रफ टेरेन है। हिमाचल प्रदेश में हाईएस्ट है क्योंकि टेरेस फार्मिंग और हॉर्टिकल्चर डेवलप
हो चुकी है। क्रॉप प्रोडक्टिविटी नेशनल एवरेज से बिलो, क्योंकि स्टीप स्लोप, कोल्ड क्लाइमेट और पुअर सॉइल फर्टिलिटी इशू है यहाँ। अब डेवलपमेंट के लिए क्या ज़रूरी है देखते हैं। सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, टेरेस फार्मिंग, कंटूर प्लोविंग और एग्रो फॉरेस्ट्री एडॉप्ट करना जरूरी है ताकि सॉइल इरोजन कम हो। लैंड यूटिलिटी प्लानिंग, 30% स्लोप तक एग्रीकल्चर के लिए यूज करें, 30 to 50% स्लोप पे हॉर्टिकल्चर करें, जैसे एप्पल, वालनट, आलमंड्स, कीवीज एक्सेट्रा। 50% से ज़्यादा स्लोप पे नेचुरल वेजिटेशन या फॉरेस्ट कवर डेवलप करें। बेटर स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन, कोल्ड स्टोरेज और प्रोसेसिंग यूनिट बनाना जरूरी है ताकि फ्रूट और वेजिटेबल्स वेस्ट ना हो। इरिगेशन मैनेजमेंट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और माइक्रो इरिगेशन टेक्निक जैसे ड्रिप एंड स्प्रिंकलर को प्रमोट करना जरूरी है। लाइव स्टॉक मैनेजमेंट, डेयरी एंड वूल इंडस्ट्री डेवलप की जाए, जैसे पश्मीना वूल जम्मू एंड कश्मीर का फेमस है। अब ईस्टर्न हिमालयन रीजन, लोकेशन देखते हैं इसका। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, आसाम, जलपाईगुड़ू या जो वेस्ट बंगाल में है, बिहार के कुछ हिली एरिया। और क्लाइमेट की बात करें तो ह्यूमिड एंड सब ह्यूमिड, एनुअल रेनफॉल 1840 to 3528 मिलीमीटर। इम्पोर्टेंट क्रॉप्स हैं यहाँ मेज, पेडी, जूट, रेपसीड। स्पेशल इशूज़ को देखते हैं। 1/3 एरिया शिफ्टिंग कल्टीवेशन यानी कि झूम कल्टीवेशन में यूज होता है। सॉइल इरोजन ज़्यादा होती है क्योंकि स्लोप्स पे अनकंट्रोल्ड डिफॉरेस्टेशन और शिफ्टिंग एग्रीकल्चर होती है। डेवलपमेंट के लिए क्या ज़रूरी है इसको देखते हैं। सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, झूम कल्टीवेशन का अल्टरनेटिव डेवलप करना जरूरी है ताकि सॉइल इरोजन कंट्रोल हो सके। वाटर शेड बेस्ड फार्मिंग एडॉप्ट करना जरूरी है। पब्लिक अवेयरनेस, पंचायत लेवल एजुकेशन, फार्मर को शिफ्टिंग कल्टीवेशन की डिसएडवांटेज बताकर सस्टेनेबल फार्मिंग मेथड सिखाने चाहिए। बेटर सप्लाई चेन एंड मार्केटिंग फैसिलिटी, रोड स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन डेवलप की जाए ताकि क्रॉप और हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट बेचने में आसानी हो। इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम एडॉप्ट करना, डाइवर्सिफाइड फार्मिंग को प्रमोट करना जरूरी है, जैसे क्रॉप प्लस लाइव स्टॉक प्लस फिशरीज प्लस हॉर्टिकल्चर करना। बेटर कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, रिमोट एरिया तक बेटर कनेक्टिविटी डेवलप करना जरूरी है ताकि मार्केट और टेक्नोलॉजी फार्मर तक इजीली पहुंच सके। अब बात करते हैं इंडिया के एग्रो क्लाइमेटिक जोन, गंगेटिक प्लेन एंड अदर रीजन को देखेंगे। लोअर गंगेटिक प्लेन, इसकी लोकेशन वेस्ट बंगाल है। क्लाइमेट मोस्ट ह्यूमिड टू ड्राई ह्यूमिड, एनुअल रेनफॉल 1302 to 1607 मिलीमीटर। इंपॉर्टेंट क्रॉप्स जैसे राइस, जूट, रेपसीड, वीट। नए क्रॉप्स मेज एंड पोटैटो नए टेक्निक्स के साथ इंट्रोड्यूस किया गया। प्रोडक्टिविटी को देखते हैं। राइस प्रोडक्टिविटी नेशनल एवरेज से लो है, 15 क्विंटल पर हेक्टर, लेकिन इंडिया के टोटल राइस प्रोडक्शन का 12% यहाँ से आता है। चैलेंजेज एंड प्रॉब्लम्स को देखते हैं। पानी का अच्छा मैनेजमेंट नहीं है, ड्रेनेज प्रॉब्लम है यहाँ। लोकल वैरायटी का ज़्यादा उपयोग होता है, हाई यील्डिंग वैरायटी का कम इस्तेमाल है यहाँ। पुअर एक्सटेंशन वर्क, नई फार्मिंग टेक्निक फार्मर तक नहीं पहुँच रही। इनपुट की कमी जैसे फर्टिलाइजर, इम्प्रूव सीड, पेस्टिसाइड एक्सेट्रा। मार्केटिंग एंड प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर वीक है। ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज फैसिलिटी काफ़ी कमज़ोर है। बारिश यानी कि मानसून पर ज़्यादा डिपेंड रहना पड़ता है। सॉइल और वाटर इरोजन काफ़ी ज़्यादा होती है। ज़्यादातर फार्मर्स अनएजुकेटेड और इकोनॉमिकली वीक हैं। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई पुअर है, इस वजह से इरिगेशन और स्टोरेज प्रॉब्लम होती है। अब डेवलपमेंट के लिए क्या ज़रूरी है उसको देखते हैं। बेटर वाटर मैनेजमेंट सिस्टम एडॉप्ट करना, ड्रेनेज और इरिगेशन इम्प्रूव करना, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड का उपयोग बढ़ाकर प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव करनी चाहिए। एक्सटेंशन सर्विस और फार्मर एजुकेशन प्रोग्राम शुरू करने चाहिए। स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी को डेवलप करना चाहिए। गवर्नमेंट की स्कीम्स जैसे पीएम किसान, फसल बीमा योजना और केसीसी यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड का फ़ायदा देना चाहिए। अब मिडल गंगेटिक प्लेन्स,
इसकी लोकेशन ईस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड बिहार है, प्लेन्स। क्लाइमेट इसकी मोस्ट सब ह्यूमिड टू ड्राई सब ह्यूमिड। एनुअल रेनफॉल 1211 टू 1470 मिलीमीटर है। इरिगेशन 40% एरिया इरिगेटेड है। क्रॉप इंटेंसिटी की बात करें तो 142% है, यानी कि इंडिया का नेशनल क्रॉप इंटेंसिटी 136% है इसमें। ईस्टर्न यूपी 3 सब रीजन, बिहार में 9 सब रीजन है। अब चैलेंजेज एंड प्रॉब्लम को देखते हैं। राइस प्रोडक्टिविटी लो है, फ्लड्स और वाटर लॉगिंग इशू है, सॉइल फर्टिलिटी कम हो रही है ड्यू टू ओवर यूज ऑफ फर्टिलाइजर, पॉवर्टी और इलिटरेसी की वजह से मॉडर्न टेक्निक्स नहीं अपना रहे हैं, स्टोरेज और मार्केटिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर वीक है। डेवलपमेंट के लिए क्या ज़रूरी है देखते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रमोट करना जरूरी है। बेटर इरिगेशन टेक्निक्स जैसे ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर इरिगेशन एडॉप्ट करना चाहिए। कोल्ड स्टोरेज और प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज लगानी चाहिए। सॉइल हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए प्रॉपर फर्टिलाइजर और क्रॉप रोटेशन का उपयोग करना चाहिए। अब बात करते हैं अपर गंगेटिक प्लेन्स। लोकेशन वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूपी। ड्राई सब ह्यूमिड टू सब ड्राई क्लाइमेट। एनुअल रेनफॉल 721 टू 979 मिलीमीटर। इंपॉर्टेंट क्रॉप्स जैसे राइस, व्हीट, मेज, शुगर कैन। इरिगेशन इंटेंसिटी 131%, क्रॉपिंग इंटेंसिटी 145% है। कैनाल और ट्यूबवेल इरिगेशन का ज़्यादा उपयोग होता है। स्पेशल प्लानिंग को देखते हैं। वेजिटेबल्स एंड फ्रूट की साइंटिफिक फार्मिंग को प्रमोट किया जा रहा है। मिल्क प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग यूनिट डेवलप की जा रही है जैसे अमूल और प्राग डेयरी इनिशिएटिव्स। अब चैलेंजेज एंड प्रॉब्लम्स को देखते हैं। वाटर टेबल डिक्लाइन हो रहा है ओवर यूज ऑफ ट्यूबवेल की वजह से। मोनोक्रॉपिंग, एक ही क्रॉप बार बार ग्रो करना सॉइल फर्टिलिटी को इम्पेक्ट कर रहा है। अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से एग्रीकल्चरल लैंड डिक्रीज हो रही है। डेवलपमेंट के लिए क्या ज़रूरी है देखते हैं। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रमोट करना चाहिए जैसे पल्सेस और ऑयल सीड का प्रोडक्शन बढ़ाना। ड्रिप इरिगेशन और रेन वाटर हार्वेस्टिंग मेथड एडॉप्ट करना। एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज और कोल्ड स्टोरेज डेवलप करना। अब अदर स्पेशल रीजन को देख लेते हैं। मैक्सिमम ड्राई एरियाज। वेस्टर्न ड्राईलैंड, राजस्थान, गुजरात, पार्ट्स ऑफ हरियाणा। ऑयल सीड रीजन, गुजरात प्लेन्स एंड हिल्स, जैसे ग्राउंड नट और मस्टर्ड का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है यहाँ। प्लांटेशन एंड स्पाइसेस रीजन, वेस्टर्न कोस्ट एंड घाट्स, जैसे केरला में कार्डेमम, ब्लैक पेपर और कर्नाटका में कॉफ़ी प्रोडक्शन फेमस है। कोकोनट कल्टीवेशन, आइलैंड रीजन जैसे अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप। अब बात करते हैं कुछ की टर्म्स की। क्रॉपिंग इंटेंसिटी, एक साल में एक ही फील्ड में कितना बार क्रॉप ग्रो की जाती है उसे क्रॉपिंग इंटेंसिटी कहते हैं। हाई क्रॉपिंग इंटेंसिटी का मतलब है ज़्यादा क्रॉप्स, लो क्रॉप इंटेंसिटी का मतलब है कम क्रॉप्स। इरिगेशन इंटेंसिटी, टोटल कल्टिवेटेड एरिया का कितना हिस्सा इरिगेटेड है। मोनोक्रॉपिंग, बार बार एक ही क्रॉप को ग्रो करना जो सॉइल फर्टिलिटी को रिड्यूस करता है। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, अलग अलग क्रॉप ग्रो करना ताकि सॉइल फर्टिलिटी और फार्मर की इनकम दोनों इम्प्रूव हो सके। प्रोसेसिंग एंड वैल्यू एडिशन, रॉ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को प्रोसेस करके उनकी वैल्यू बढ़ाना, जैसे व्हीट काटना और पैक करके बेहतर प्राइस मिलना। अब बात करते हैं ट्रांस गंगेटिक प्लेन्स। लोकेशन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, शिवालिक रीजन, श्रीगंगानगर राजस्थान और थार डेजर्ट के कुछ एरियाज। क्लाइमेट यहाँ है सेमी ड्राई टू ड्राई। एनुअल रेनफॉल 400 टू 800 मिलीमीटर। इंपॉर्टेंट क्रॉप्स जैसे व्हीट, राइस, मस्टर्ड, बाजरा, शुगर कैन, कॉटन। स्पेशल फीचर्स हैं इसके जैसे इंडिया का सबसे ज़्यादा नेट सोन एरिया और इरिगेटेड एरिया इसी रीजन में है। क्रॉप इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा है। पॉवर्टी रेट बहुत लो है ग्रीन रिवोल्यूशन की वजह से। ग्राउंड वाटर का मैक्सिमम यूज होता है लेकिन ओवर एक्सप्लॉयटेशन का भी रिस्क है। अब चैलेंजेज एंड प्रॉब्लम्स को देखते हैं। ओवर यूज ऑफ ग्राउंड वाटर, ट्यूबवेल्स और बोरवेल के एक्सेसिव यूज से वाटर टेबल रिपीटली डिक्लाइन हो रही है। सॉइल डिग्रेडेशन एंड सैलिनिटी,
इंटेंसिव फार्मिंग की वजह से सॉइल की फर्टिलिटी कम हो रही है। मोनोक्रॉपिंग, फार्मर सिर्फ वीट राइस क्रॉपिंग से साइकिल पर डिपेंड हैं, जो सॉइल हेल्थ और वाटर क्राइसिस क्रिएट कर रहे हैं। एयर पोल्यूशन, पंजाब एंड हरियाणा में पराली जलाने यानी कि स्टबल बर्निंग की वजह से सीवियर पोल्यूशन होता है। अब डेवलपमेंट के लिए क्या ज़रूरी है देखते हैं। बेटर वाटर मैनेजमेंट, ड्रिप इरिगेशन और रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रमोट करना चाहिए। सॉइल रिक्लेमेशन, ऑर्गेनिक फार्मिंग और क्रॉप रोटेशन से सॉइल फर्टिलिटी मेंटेन करनी चाहिए। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, वीट राइस साइकिल के अलावा पल्सेस, ऑयल सीड और मिलेट्स को भी प्रमोट करना चाहिए। लेग्यूम्स क्रॉप्स, सॉइल में नाइट्रोजन फिक्स करने के लिए मूंग, अरहर, चना जैसे लेग्यूम्स को क्रॉपिंग सिस्टम में शामिल करना जरूरी है। लाइव स्टॉक्स एंड पेस्चर डेवलपमेंट, डेयरी और फोडर क्रॉप्स को प्रमोट करना चाहिए। हॉर्टिकल्चर, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और फ्लोरिकल्चर का एरिया बढ़ाया जाना चाहिए। जैसे पंजाब और हरियाणा में मेरा पानी मेरा विरासत स्कीम के अंदर राइस की जगह बाजरा, मेज, कॉटन जैसे कम पानी वाली क्रॉप को प्रमोट किया जा रहा है। दिल्ली एनसीआर में पोल्यूशन कंट्रोल के लिए पराली मैनेजमेंट टेक्निक्स जैसे हैप्पी सीडर और बायो डिकम्पोजर का यूज किया जा रहा है। अब ईस्टर्न प्लेट्यू और एंड हिल्स को देखते हैं। लोकेशन वाइनगंगा वैली जो कि महाराष्ट्र में है, ईस्टर्न एमपी, ओडिशा, छोटा नागपुर प्लेट्यू झारखंड, वेस्ट बंगाल के पहाड़ी एरिया एंड छत्तीसगढ़। क्लाइमेट मोस्ट सब ह्यूमिड टू ड्राई सब ह्यूमिड, एनुअल रेनफॉल 1271 to 1436 मिलीमीटर। फार्मिंग सिचुएशन को देखते हैं। 67% फार्मर स्मॉल एंड मार्जिनल है, लेकिन सिर्फ 25% एग्रीकल्चरल लैंड उनके पास है। सेलो और अनडुलेटिंग लैंड होने की वजह से मैकेनाइज्ड फार्मिंग डिफिकल्ट है। इरिगेशन टैंक्स और ट्यूबवेल का यूज होता है, लेकिन इरिगेशन कवरेज लो है। डिफॉरेस्टेशन और सॉइल इरोजन मेजर प्रॉब्लम्स हैं। आइए चैलेंजेज एंड प्रॉब्लम्स को देखते हैं। सॉइल इरोजन, हिली एरिया में टॉप सॉइल लॉस होने की वजह से लैंड फर्टिलिटी कम हो रही है। लो इरिगेशन कवरेज, बारिश पर ज़्यादा डिपेंड करना पड़ता है। रेनफेड फार्मिंग। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, स्टोरेज और मार्केटिंग फैसिलिटीज़ वीक है। ट्राइबल एग्रीकल्चर, ट्रेडिशनल शिफ्टिंग कल्टीवेशन जैसे झूम फार्मिंग अभी प्रीवेलेंट है, जो सॉइल डिग्रेडेशन काउज करता है। अब डेवलपमेंट के लिए क्या ज़रूरी है वो देखते हैं। वाटर सेट डेवलपमेंट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और चेक डैम्स से इरिगेशन इम्प्रूव करनी चाहिए। हॉर्टिकल्चर प्रमोशन, फ्रूट्स जैसे मैंगो, गावा, कैस्यू, बनाना और वेजिटेबल्स को ग्रो करना चाहिए। ट्राइबल एग्रीकल्चर इम्प्रूवमेंट, झूम फार्मिंग को साइंटिफिक तरीके से मॉडिफाई करना चाहिए। सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक्स, कंटूर प्लोविंग, एग्रो फॉरेस्ट्री और कवर क्रॉप्स का उपयोग करना चाहिए। एग्जाम्पल, छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना के अंदर लाइव स्टॉक फार्मिंग और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स को प्रमोट किया जा रहा है। झारखंड और उड़ीसा में केस्यू और महुआ प्लांटेशन से ट्राइबल इकोनॉमी को सपोर्ट किया जा रहा है। अब सेंट्रल प्लेट्यू एंड हिल्स को देखते हैं। लोकेशन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के 46 डिस्ट्रिक्ट हैं। क्लाइमेट सेमी एरिड टू ड्राई सब ह्यूमिड, एनुअल रेनफॉल 400 to 1550 मिलीमीटर। टोपोग्राफी को देखते हैं। अनडुलेटिंग लैंड एंड रेवाइंस यानी कि गली इरोजन से बनी गहरी खाइयाँ यहाँ कॉमन है। सॉइल फर्टिलिटी लो है और ड्रॉट फ्रीक्वेंट है। इम्पॉर्टेंट क्रॉप जैसे वीट, ग्राम्स, जोवर, बाजरा, पेडी। फार्मिंग सिचुएशन, 75% एरिया रेनफेड है, इरिगेशन काफ़ी लिमिटेड है, क्रॉप प्रोडक्टिविटी लो है ड्यू टू पुअर सॉइल फर्टिलिटी। अब चैलेंजेज एंड प्रॉब्लम्स को देखते हैं। ड्राउट प्रोन एरिया, पानी की कमी होने की वजह से ड्राईलैंड एग्रीकल्चर डोमिनेट करता है। सॉइल डिग्रेडेशन, ओवरग्रेजिंग और इरोजन की वजह से सॉइल फर्टिलिटी डिक्लाइन हो रही है। लो इरिगेशन फैसिलिटीज़, फार्मर मॉनसून पर डिपेंड रहते हैं। वाटर स्कार्सिटी, ग्राउंड वाटर रिचार्ज कम हो रहा है। डेवलपमेंट के लिए क्या ज़रूरी है देखते हैं। वाटर सेट मैनेजमेंट,
रेन वाटर हार्वेस्टिंग, चेक डैम्स और फार्म पॉन्ड्स को प्रमोट करना जरूरी है। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, ड्राउट रेजिस्टेंट क्रॉप जैसे मिलेट यानी कि बाजरा, जोवर, पल्सेस, ग्राम, अरहर को एडॉप्ट करना चाहिए। रिवाइन रिक्लेमेशन, गली इरोजन कंट्रोल करने के लिए एग्रो फॉरेस्ट्री और ग्रास कवर फार्मिंग एडॉप्ट करना जरूरी है। हॉर्टिकल्चर एंड एग्रो फॉरेस्ट्री, फ्रूट जैसे बेर, गावा, आंवला और टिम्बर ट्रीज जैसे टीक, बम्बू को ग्रो करना चाहिए। एग्जाम्पल, मध्य प्रदेश में भावांतर भुगतान योजना अंडर फार्मर्स को प्राइस सपोर्ट दिया जाता है। राजस्थान में रेन वाटर हार्वेस्टिंग और वाटर सेट डेवलपमेंट के अंदर जल स्वावलंबन अभियान चलाया जा रहा है। अब बात करते हैं कुछ की टर्म्स की। क्रॉपिंग इंटेंसिटी, एक साल में एक ही फील्ड में कितना बार क्रॉप ग्रो की जाती है। वाटर शेड मैनेजमेंट, एक पर्टिकुलर एरिया में पानी और सॉइल कंजर्वेशन के टेक्निक्स का इस्तेमाल। रिवाइन रिक्लेमेशन, गली इरोजन से बनी खाइयों को फर्टाइल लैंड में कन्वर्ट करना। ड्राईलैंड एग्रीकल्चर, बिना इरिगेशन के सिर्फ बारिश पर डिपेंड रहने वाली खेती। एग्रो फॉरेस्ट्री, क्रॉप्स और ट्रीज को साथ में ग्रो करके सॉइल कंजर्वेशन और इनकम बढ़ाना। अब बात करते हैं वेस्टर्न प्लेट्यू एंड हिल्स। लोकेशन, महाराष्ट्र, मेजर पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, राजस्थान के कुछ एरिया। क्लाइमेट सेमी एरिड, एनुअल रेनफॉल 602 to 1040 मिलीमीटर। इंपॉर्टेंट क्रॉप्स जोवर, बाजरा, कॉटन, व्हीट। स्पेशल फीचर्स को देखते हैं। ये जोन पेनिनसुलर एरिया का सबसे बड़ा पार्ट कवर करता है। इंडिया का 50% जोवर इसी रीजन में प्रोड्यूस होता है। बेस्ट क्वालिटी ऑरेंज नागपुर, ग्रेप्स नासिक, बनाना जलगांव यहाँ उपजाए जाते हैं। नेट सोन एरिया 65%, फॉरेस्ट एरिया 11%, इरिगेशन कवरेज 12.4%, मेनली कैनाल्स हैं। चैलेंजेज एंड प्रॉब्लम्स को देखते हैं। लो इरिगेशन फैसिलिटी, बारिश पर ज़्यादा डिपेंड करना पड़ता है। सॉइल इरोजन, हिली और अंडुलेटिंग लैंड होने से सॉइल फर्टिलिटी ग्रेजुअली कम हो रही है। ड्रॉट प्रोन एरिया, वाटर कंजर्वेशन टेक्निक की कमी होने से ड्राउट का इम्पैक्ट ज़्यादा होता है। लाइव स्टॉक प्रोडक्टिविटी लो, कैटल और बेफेलोज का न्यूट्रिशन और हेल्थ मैनेजमेंट वीक है। आइए देखते हैं डेवलपमेंट के लिए क्या जरूरी है, देखते हैं उसको। माइनर इरिगेशन मैनेजमेंट, चेक डैम्स, फार्म पॉन्ड्स और माइक्रो इरिगेशन यानी कि ड्रिप्स, स्प्रिंकलर को प्रमोट करना चाहिए। लाइव स्टॉक इम्प्रूवमेंट, बेटर ब्रीड मैनेजमेंट और फॉडर प्रोडक्शन को बढ़ाने की ज़रूरत है। हाई वैल्यू क्रॉप, ग्रेप्स, बनानाज, स्पाइसेस जैसे हाई वैल्यू क्रॉप्स को प्रमोट करना चाहिए। हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट, फ्रूट प्रोसेसिंग एंड एक्सपोर्ट ओरिएंटेड फार्मिंग को इनकरेज करना चाहिए। एग्जाम्पल, महाराष्ट्र में नासिक रीजन में वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है क्योंकि नासिक रीजन को वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है क्योंकि यहाँ हाई क्वालिटी ग्रेप्स प्रोड्यूस किए जाते हैं। जलगांव का बनाना और नागपुर का ऑरेंज एक्सपोर्ट क्वालिटी का होता है। अब सॉदर्न प्लेट्यू एंड हिल्स को देखते हैं। लोकेशन, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु के 35 डिस्ट्रिक्ट्स। क्लाइमेट सेमी एरिड, एनुअल रेनफॉल 677 to 1000 मिलीमीटर। इंपॉर्टेंट क्रॉप्स जैसे मिलेट्स यानी कि जोवर, बाजरा, रागी, पल्सेस, ऑयल सीड। स्पेशल फीचर्स को देखते हैं। 81% फार्मिंग रेनफेड है। ड्राईलैंड एग्रीकल्चर, क्रॉपिंग इंटेंसिटी 111% यानी कि इंडिया का एवरेज 136% है। सॉइल फर्टिलिटी काफ़ी कम है और इरिगेशन भी लिमिटेड है। आइए चैलेंजेज एंड प्रॉब्लम्स को देखते हैं। लो वैल्यू क्रॉप्स, मिलेट्स और पल्सेस जैसे क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं जो लो इनकम जनरेट करते हैं। वाटर स्कार्सिटी, इरिगेशन कवरेज लो होने की वजह से बारिश पे हाई डिपेंडेंसी है। सॉइल फर्टिलिटी लॉस, डिफॉरेस्टेशन और कंटिन्यूस क्रॉपिंग से सॉइल न्यूट्रिएंट्स डिप्लीट हो रहा है। अब डेवलपमेंट के लिए क्या जरूरी है देखते हैं। ड्राईलैंड फार्मिंग टेक्निक्स,
रेन वाटर हार्वेस्टिंग और मॉइस्चर कंजर्वेशन टेक्निक का यूज होना चाहिए। फर्टिलाइजर यूज एफिशिएंसी, सॉइल टेस्टिंग के बेसिस पर बैलेंस फर्टिलाइजर यूज प्रमोट करना चाहिए। माइनर इरिगेशन प्रोग्राम्स, माइक्रो इरिगेशन और वाटर सेट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। हॉर्टिकल्चर प्रमोशन, मैंगो, गावा, केस्यू जैसे फ्रूट्स को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। जैसे कर्नाटका और तमिलनाडु में मिशन मिलेट्स इनिशिएटिव के अंदर रागी और बाजरा को प्रमोट किया जा रहा है। आंध्र प्रदेश में ड्रिप इरिगेशन को प्रमोट करने के लिए जल यागनम स्कीम चलाई जा रही है। अब ईस्ट कोस्ट प्लान को देखते हैं। लोकेशन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा के ईस्ट कोस्ट एरिया। क्लाइमेट सेमी एरिड टू ड्राई सब ह्यूमिड। एनुअल रेनफॉल 780 to 1287 मिलीमीटर। सॉइल टाइप एलुवियल एंड कोस्टल सैंड। इंपॉर्टेंट क्रॉप्स जैसे राइस, ग्राउंडनट, रागी, जोवर, बाजरा। आइए स्पेशल फीचर्स को देखते हैं। इंडिया को 20.3% राइस और 17.5% ग्राउंडनट इसी जोन में प्रोड्यूस होता है इंडिया का। कैनाल्स और टैंक्स से इरिगेशन होती है। अल्कलाइन और सेलाइन सॉइल के इश्यूज कॉमन है। वाटर लॉगिंग की वजह से फिशरीज डेवलपमेंट बढ़ रहा है। 75% एरिया रेनफेड है। आइए चैलेंजेस एंड प्रॉब्लम्स को देखते हैं। वाटर लॉगिंग एंड सॉइल सेलिनिटी, कोस्टल फ्लडिंग की वजह से सेलिनिटी इंट्रूजन होता है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन बाय ट्राइबल्स, स्लैश एंड बर्न टेक्निक्स से सॉइल फर्टिलिटी और फॉरेस्ट लॉस हो रहा है। कोस्टल इरोजन, सी लेवल राइज और साइक्लोन की वजह से लैंड डिग्रेडेशन होता है। आइए डेवलपमेंट के लिए क्या जरूरी है देखते हैं। इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, हॉर्टिकल्चर और फिशरीज को एग्रीकल्चर के साथ इंटीग्रेट करना चाहिए। सॉइल रिक्लेमेशन, जिप्सम और ऑर्गेनिक मैटर का यूज अल्कलाइन सॉइल के इम्प्रूवमेंट के लिए होना चाहिए। फ्लड मैनेजमेंट, मैनग्रोव फॉरेस्ट और एम्बैंकमेंट को डेवलप करना चाहिए। फिशरीज एंड एक्वाकल्चर, प्रॉन्स और मराइन फिशरीज को सस्टेनेबल तरीके से प्रमोट करना चाहिए। एग्जाम्पल, आंध्र प्रदेश में ब्लू रिवॉल्यूशन के अंदर फिशरीज और श्रिम्प फार्मिंग प्रमोट किया जा रहा है। ओडिशा के चिलिका लेक में सस्टेनेबल एक्वाकल्चर प्रैक्टिस एडॉप्ट की जा रही है। अब वेस्ट कोस्ट प्लेन एंड घाट्स को देखते हैं। लोकेशन तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गोवा के वेस्टर्न कोस्ट एरिया। क्लाइमेट ड्राई सब ह्यूमिड टू ह्यूमिड। एनुअल रेनफॉल 2226 to 3640 मिलीमीटर। इंपॉर्टेंट क्रॉप्स जैसे राइस, रागी, ग्राउंडनट, टेपियोका। स्पाइसेस में पीपर, कार्डिमम, क्लोव्स। स्पेशल फीचर्स को देखते हैं। इंडिया का सबसे ज़्यादा रेनफॉल इसी रीजन में होता है, यानी कि केरला के वेस्टर्न घाट्स में 3000 mm प्लस होता है। प्लांटेशन क्रॉप जैसे टी, कॉफ़ी, रबर यहाँ ज़्यादा होती है। कोस्टल फिशरीज और कोकोनट फार्मिंग इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन है। अब चैलेंजेस एंड प्रॉब्लम्स को देखते हैं। हैवी रेनफॉल एंड फ्लडिंग, मानसून में लैंडस्लाइड और वाटर लॉगिंग मेजर प्रॉब्लम है। डिफॉरेस्टेशन एंड सॉइल इरोजन, वेस्टर्न घाट्स के फॉरेस्ट रेपिडली डिप्लीट हो रहे हैं। ग्राउंड वाटर डिप्लीशन, कोस्टल एरिया में सेलाइन वाटर इंट्रूजन हो रहा है। अब डेवलपमेंट के लिए क्या जरूरी है देखते हैं। रेन वाटर स्टोरेज, वाटर हार्वेस्टिंग और चेक डैम्स बनाने की ज़रूरत है। ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट, सस्टेनेबल इरिगेशन टेक्निक एडॉप्ट करना चाहिए। हॉर्टिकल्चर एंड प्लांटेशन एक्सपेंशन, स्पाइसेस, कोकोनट और बनाना फार्मिंग को बूस्ट करना चाहिए। फिशरीज डेवलपमेंट, सस्टेनेबल मेराइन फिशरीज और इनलैंड एक्वाकल्चर को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। एग्जाम्पल, केरला में कुडुम्बश्री मिशन के अंदर वुमेन लेड स्पाइस फार्मिंग और एग्रो फॉरेस्ट्री प्रमोट किया जा रहा है। गोवा में रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म के अंदर ऑर्गेनिक स्पाइस प्लांटेशन को प्रमोट किया जा रहा है। अब बात करते हैं कुछ की टर्म्स की। शिफ्टिंग कल्टीवेशन, एक जगह खेती करने के बाद दूसरी जगह शिफ्ट होना, झूम फार्मिंग। सेलाइन इंट्रूजन, यानी कि कोस्टल एरिया में सी वाटर का ग्राउंड वाटर में मिक्स होना। इंटीग्रेटेड फार्मिंग, क्रॉप, लाइव स्टॉक, फिशरीज और हॉर्टिकल्चर को कंबाइन करके फार्मिंग करना। अब बात करते हैं गुजरात प्लेन्स एंड हिल्स।
लोकेशन गुजरात के 19 डिस्ट्रिक्ट 7 सब रीजन्स। क्लाइमेट एरिड एंड सेमी एरिड। एनुअल रेनफॉल 340 to 1793 मिलीमीटर। इरिगेशन कवरेज 32.5% एरिया इरिगेटेड, मेनली वेल्स एंड ट्यूब वेल के थ्रू होता है। इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स मेज, वीट, राइस, ग्राउंड नट, टबैको, कॉटन, जोवर, बाजरा। स्पेशल फीचर्स को देखते हैं। ये रीजन ऑयल सीड रीजन कहलाता है क्योंकि यहाँ ग्राउंड नट और मस्टर्ड प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। 78% एरिया रेनफेड है और 60% ड्राउट प्रोन्स है। आइए चैलेंजेज एंड प्रॉब्लम्स को देखते हैं। लो रेनफॉल एंड फ्रीक्वेंट ड्राउट। बारिश इरेगुलर होने से एग्रीकल्चर इम्पैक्टेड होता है। वाटर स्कार्सिटी। ग्राउंड वाटर डिप्लीशन और कैनाल इरिगेशन लिमिटेड है। सॉइल डिग्रेडेशन। सेलाइन एंड इरोजन की वजह से सॉइल फर्टिलिटी रिड्यूस हो रही है। अब डेवलपमेंट के लिए क्या जरूरी है उसको देखते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड मैनेजमेंट। फार्म पॉन्ड्स, परकोलेशन टैंक और चेक डैम्स डेवलप करना चाहिए। ड्राईलैंड फार्मिंग प्रमोशन। ड्राउट रेजिस्टेंस क्रॉप जैसे पियर, मिलेट्स, सोरगम एडॉप्ट करना चाहिए। कैनाल एंड ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट। माइक्रो इरिगेशन जैसे ड्रिप एंड स्प्रिंकलर को प्रमोट करना चाहिए। एग्रो फॉरेस्ट्री एंड एरिड हॉर्टिकल्चर जैसे डेट पाल्म, पोमोग्रेट्स, किन्नो जैसे ड्राईलैंड फ्रूट्स को बढ़ावा देना चाहिए। एग्जाम्पल, गुजरात में सुफालाम योजना के अंदर वाटर कंजर्वेशन और इरिगेशन डेवलपमेंट पर काम हो रहा है। बनासकांठा और मेहसाना डिस्ट्रिक्ट में ड्रिप इरिगेशन और हॉर्टिकल्चर फार्मिंग सक्सेसफुल इम्प्लीमेंट की गई है। अब बात करते हैं वेस्टर्न ड्राई रीजन राजस्थान। लोकेशन राजस्थान के 9 डिस्ट्रिक्ट में है। क्लाइमेट हॉट सैंडी डेजर्ट, इरेटिक रेनफॉल, हाई इवापोरेशन। रेनफॉल की बात करें तो 95 mm एनुअली, जो कि लोवेस्ट है इंडिया में। इरिगेशन कवरेज 6.3% इरिगेटेड एरिया है, जो कि काफ़ी लो है। इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स जैसे बाजरा, ग्राम्स, वीट, रेपसीड यहाँ पर होते हैं। स्पेशल फीचर्स को देख लेते हैं। यहाँ पेरिनियल रिवर नहीं होती, ड्रॉट कॉमन है और वेजिटेशन बहुत कम है। फॉरेस्ट एरिया सिर्फ 1.2% है। पेस्चर एरिया 4.5% है। चैलेंजेज एंड प्रॉब्लम को देखते हैं। एक्सट्रीम वाटर स्कार्सिटी। बारिश कम होने से एग्रीकल्चर और ह्यूमन सेटलमेंट दोनों डिफ़िकल्ट है। हाई इवापोरेशन रेट, पानी ज़्यादा टाइम तक स्टोर नहीं होता है। सैंड ड्यून्स एंड सॉइल इरोजन। डिजर्टिफिकेशन काफ़ी तेज़ से बढ़ रही है। डेवलपमेंट के लिए क्या ज़रूरी है देखते हैं। इंदिरा गांधी कैनाल एक्सटेंशन। थार डेजर्ट में कैनाल इरिगेशन बढ़ाने की ज़रूरत है। ड्राउट डेवलपमेंट प्रोग्राम, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और सॉइल मॉइस्चर कंजर्वेशन की प्लानिंग होनी चाहिए। डेजर्ट एग्रीकल्चर प्रमोशन, लो वाटर रिक्वायरमेंट क्रॉप्स जैसे मिलेट्स, पल्सेस प्रमोट करना चाहिए। एफॉरेस्टेशन एंड शेल्टर बेल्ट्स, खेजड़ी, बबूल, बेर जैसे ट्री लगाने चाहिए जो डेजर्ट कंडीशन में ग्रो कर सके। एग्जाम्पल, राजस्थान में जल जीवन मिशन और राजीव गांधी जल सिंचाई योजना के थ्रू वाटर कंजर्वेशन किया जा रहा है। जैसलमेर में इंदिरा गांधी कैनाल के आने के बाद एग्रीकल्चर इम्प्रूव हुआ है। अब आइलैंड रीजन अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप को देखते हैं। लोकेशन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप। ह्यूमिड ट्रॉपिकल क्लाइमेट। एनुअल रेनफॉल 3000 मिलीमीटर। लैंड फीचर्स अंडुलेटिंग लैंड, फॉरेस्ट डोमिनेटेड रीजन है। इंपॉर्टेंट क्रॉप जैसे राइस एंड कोकोनट। स्पेशल फीचर्स को देखते हैं। 50% क्रॉप एरिया पर कोकोनट फार्मिंग होती है। फिशिंग एंड मेराइन रिसोर्सेज यहाँ का मेजर ऑक्यूपेशन है। सॉइल इरोजन और साइक्लोन्स के रिस्क हाई हैं। चैलेंजेज एंड प्रॉब्लम को देखते हैं। कोस्टल इरोजन एंड राइजिंग सी लेवल, आइलैंड सबमर्ज का रिस्क होता है, हाई है यहाँ पे। लिमिटेड एग्रीकल्चरल लैंड, फॉरेस्ट ज़्यादा है और कल्टिवेबल लैंड लिमिटेड है। साइक्लोन एंड सुनामी, एक्सट्रीम वेदर इवेंट से क्रॉप्स और लिवलीहुड इम्पैक्ट होते हैं। डेवलपमेंट के लिए क्या ज़रूरी है देखते हैं। क्रॉप इम्प्रूवमेंट, कोकोनट और स्पाइसेस फार्मिंग में हाई यील्डिंग वैरायटी इंट्रोड्यूस करना चाहिए।
वाटर मैनेजमेंट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और डिसैलिनेशन प्लांट डेवलप करना चाहिए। फिशरीज प्रमोशन, सस्टेनेबल फिशिंग और एक्वाकल्चर डेवलप करना चाहिए। डेजर्ट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, साइक्लोन रेजिस्टेंट फार्मिंग और मैंग्रोव्स कंजर्वेशन पर ध्यान देना चाहिए। एग्जाम्पल, अंडमान में ब्लू इकोनॉमी मॉडल के अंदर फिशरीज और इको टूरिज्म डेवलप किया जा रहा है। लक्षद्वीप में कोकोनट बेस्ड इंडस्ट्रीज और हैंडीक्राफ्ट्स प्रमोट किए जा रहे हैं। अब बात करते हैं कुछ की टर्म्स की। एरिड हॉर्टिकल्चर, ड्राईलैंड में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फार्मिंग जैसे डेट पाल, पोमोग्रेनेट्स। ड्राउट डेवलपमेंट प्रोग्राम, राजस्थान और गुजरात में ड्राउट मिटिगेशन प्लान है। शेल्टर बेल्ट, डेजर्टिफिकेशन को रोकने के लिए ट्री का प्रोटेक्टिव बेल्ट बनाना। ब्लू इकोनॉमी, सस्टेनेबल फिशरीज और मेराइन रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूज करना। अब बात करते हैं इंडिया के एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स। एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स का मतलब है इंडिया को क्लाइमेट, सॉइल टाइप, रेनफॉल और फार्मिंग पैटर्न के बेसिस पे डिवाइड करना ताकि बेटर क्रॉप प्लानिंग और रिसोर्स मैनेजमेंट हो सके। इंडिया को 21 एग्रो इकोलॉजिकल जोन में डिवाइड किया गया है, जिसमें हर रीजन का क्लाइमेट, रेनफॉल, सॉइल टाइप और क्रॉपिंग पैटर्न अलग होता है। यहाँ पे हम पहले 11 एग्रो इकोलॉजिकल जोन को डिटेल में समझते हैं। आइए समझते हैं। फर्स्ट, वेस्टर्न हिमालयाज, कोल्ड एरिड रीजन। लोकेशन लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान। क्लाइमेट यहाँ पर कोल्ड एरिड यानी कि बहुत ठंडा और सूखा होता है। रेनफॉल लेस देन 150 मिलीमीटर, बहुत कम बारिश होती है यहाँ। टेम्परेचर लेस देन 8 डिग्री सेल्सियस होता है। सॉइल टाइप की बात करें तो सेलो सेडिमेंट्री सॉइल यानी कि पहाड़ी मिट्टी जो जल्दी खिसक सकती है, वो यहाँ प्रेजेंट होता है। ग्रोविंग पीरियड लेस देन 90 डेज, बहुत कम टाइम क्रॉप ग्रो कर सकती है। टोटल एरिया की यहाँ पर 15.6 मिलियन हेक्टेयर है। 4.7% ऑफ इंडिया का एरिया है ये। चैलेंजेस एंड सॉल्यूशन को देखते हैं। एक्सट्रीम कोल्ड, टेम्परेचर बहुत लो होता है, फार्मिंग डिफिकल्ट है। लो रेनफॉल, रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक जरूरी है। ग्रीन हाउस फार्मिंग और कोल्ड रेजिस्टेंट क्रॉप जैसे बार्ली, मिलेट्स भी यहाँ बेस्ट हैं। जैसे लद्दाख में पॉली हाउस फार्मिंग, ग्रीन हाउस फार्मिंग से ऑफ सीजन वेजिटेबल ग्रो हो रही है। अब वेस्टर्न हिमालयन टू वार्म सब ह्यूमिड रीजन। लोकेशन जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के हिल्स। क्लाइमेट यहाँ पर वार्म सब ह्यूमिड, मॉडरेट ठंडा और अच्छी बारिश होती है। रेनफॉल 1600 से 2000 मिलीमीटर होती है। सॉइल टाइप ब्राउन फॉरेस्ट सॉइल एंड पोडजोलिक सॉइल, ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर वाली मिट्टी होती है। ग्रोविंग पीरियड 150 to 210 डेज, फार्मिंग के लिए ज़्यादा समय अवेलेबल होता है। टोटल एरिया की बात करें तो 17.7 मिलियन हेक्टेयर यानी कि 5.4% इंडिया का एरिया होता है। चैलेंजेस एंड सॉल्यूशन को देखते हैं। लैंडस्लाइड एंड सॉइल इरोजन, स्लॉप पे फार्मिंग करने में दिक्कत होती है, तो इसका सॉल्यूशन ये है कि टेरेस फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देना चाहिए। एग्जाम्पल, हिमाचल प्रदेश में एप्पल्स और कीवी ऑर्चार्ड्स फेमस हैं। अब वेस्टर्न प्लेन्स, हॉट एरिड रीजन। लोकेशन वेस्ट राजस्थान, साउथ वेस्ट हरियाणा, पंजाब, कच्छ, कठियावाड़। क्लाइमेट हॉट एंड ड्राई, बहुत गर्मी और सूखा यहाँ होता है। रेनफॉल 300 मिलीमीटर यानी कि बहुत कम बारिश होती है। इवापोरेशन ज़्यादा होता है, वाटर डेफिसिट होता है यहाँ पर। सॉइल टाइप डेजर्ट एंड अल्कलाइन सॉइल, मतलब ज़्यादा नमक वाली मिट्टी होती है। ग्रोविंग पीरियड लेस देन 90 डेज होता है, बहुत कम टाइम फार्मिंग होता है, मतलब फार्मिंग का टाइम कम होता है। टोटल एरिया 29.6 मिलियन हेक्टेयर्स है यानी कि 9% इंडिया का एरिया है। चैलेंजेस एंड सॉल्यूशन को देखते हैं। वाटर स्कार्सिटी, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और इंदिरा गांधी कैनाल का एक्सपेंशन जरूरी है। ड्रिप इरिगेशन और ड्राउट रेजिस्टेंट क्रॉप्स जैसे मिलेट, बाजरा, ग्राम्स ग्रो की जाती है यहाँ।
एग्जाम्पल जैसलमेर और बर्मर डिस्ट्रिक्ट में इंदिरा गांधी कैनाल की वजह से फार्मिंग इम्प्रूव हो रही है। अब डेक्कन प्लेट्यू फर्स्ट, हॉट एरिड रीजन, लोकेशन कर्नाटका रायचूर बरेली एंड आंध्र प्रदेश अनंतापुर। क्लाइमेट हॉट एंड ड्राई, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है यहाँ। रेनफॉल 400 टू 500 मिलीमीटर, बहुत कम बारिश होती है। वाटर लॉस यहाँ ज़्यादा होता है। रेड एंड ब्लैक सॉइल मिलती है। लेस देन 90 डेज ग्रोविंग पीरियड होता है, बहुत कम फार्मिंग सीजन होता है। टोटल एरिया 4.7 मिलियन हेक्टेयर्स है। चैलेंजेस एंड सॉल्यूशन को देखते हैं। ड्राउट कंडीशन, इरिगेशन के बिना फार्मिंग डिफिकल्ट है। सॉल्यूशन, माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट और एग्रो फॉरेस्ट्री प्रमोट की जानी चाहिए। एग्जाम्पल कर्नाटका में रागी और ऑयलसीड फार्मिंग डेवलप की गई है। नॉर्थ प्लेन एंड सेंट्रल हाईलैंड्स, हॉट सेमी एरिड रीजन, लोकेशन नॉर्थ इंडिया के प्लेन्स, गुजरात प्लेन्स। हॉट एंड सब सेमी एरिड यानी कि मॉडरेट गर्मी और कम बारिश होती है। रेनफॉल 400 टू 800 मिलीमीटर। वाटर लॉस ज़्यादा होता है। सॉइल टाइप एलुवियल सॉइल। ग्रोविंग पीरियड 90 टू 150 डेज है। टोटल एरिया 32.9 मिलियन हेक्टेयर है, यानी कि 10%। पंजाब और हरियाणा में वीट और राइस कल्टीवेशन सबसे ज़्यादा होता है। सेंट्रल एंड हाईलैंड्स कटियावार पेनिनसुला को देखते हैं। लोकेशन वेस्ट एमपी, ईस्ट राजस्थान, गुजरात कटियावार रीजन में है। क्लाइमेट हॉट एंड सेमी एरिड, ज़्यादा गर्मी मॉडरेट बारिश होती है। रेनफॉल 600 टू 900 मिलीमीटर है। सॉइल टाइप मीडियम डीप ब्लैक है सॉइल है। ग्रोविंग पीरियड 90 टू 150 डेज है। टोटल एरिया 18.4 मिलियन हेक्टेयर है। एग्जाम्पल मध्य प्रदेश में सोयाबीन और कॉटन मेजर क्रॉप्स हैं। अब सेंट्रल हाईलैंड, मालवा एंड बुंदेलखंड। लोकेशन एमपी के बुंदेलखंड और एंड मालवा रीजन, रायपुर, सागर, भोपाल, सीहोर है। क्लाइमेट हॉट एंड सब ह्यूमिड यानी कि ज़्यादा गर्मी और अच्छी बारिश। रेनफॉल 1000 टू 1500 मिलीमीटर है। पीईटी 1300 टू 1500 मिलीमीटर है। सॉइल टाइप मीडियम एंड डीप ब्लैक सॉइल है। ग्रोविंग पीरियड 150 टू 180 डेज है। टोटल एरिया 8.2 मिलियन हेक्टेयर यानी कि 2.5% है। बुंदेलखंड में वेस्टर्न वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चालू है। अब डेक्कन प्लेट्यू सेकेंड, हॉट ह्यूमिड रीजन, लोकेशन वेस्ट महाराष्ट्र, नॉर्थ कर्नाटका, आंध्र प्रदेश। हॉट एंड सेमी एरिड क्लाइमेट यानी कि गर्मी ज़्यादा है यहाँ। रेनफॉल 600 टू 1000 मिलीमीटर। सॉइल टाइप सेल्लो एंड मीडियम ब्लैक सॉइल। ग्रोविंग पीरियड 90 टू 150 डेज। टोटल एरिया 33 मिलियन हेक्टर्स। जैसे महाराष्ट्र में शुगर कैन और ग्रेप कल्टीवेशन बेस्ड है। अब ईस्टर्न प्लेट्यू जो बचे हैं उसको देखते हैं। ईस्टर्न प्लेट्यू, लोकेशन छत्तीसगढ़, झारखंड, पलामू, बिहार, कैमूर हिल्स। क्लाइमेट हॉट एंड सब ह्यूमिड है यानी कि गर्मी और बारिश दोनों मॉडरेट हैं। रेनफॉल 1200 से 1600 मिलीमीटर है। डेफिसिट 500 टू 700 मिलीमीटर यानी कि वाटर लॉस ज़्यादा है। सॉइल टाइप रेड एंड येलो सॉइल, आयरन रिच लेकिन वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम है। ग्रोविंग पीरियड 150 टू 180 डेज है। टोटल एरिया 13.2 मिलियन हेक्टेयर यानी कि 4% है। चैलेंजेज एंड सॉल्यूशन को देखते हैं। सॉइल इरोजन, रेड एंड येलो सॉइल में वाटर रिटेंशन कम होती है। सॉल्यूशन ये है कि कंटूर फार्मिंग और ऑर्गेनिक मैटर जैसे कंपोस्ट बढ़ाने से सॉइल फर्टिलिटी इंप्रूव हो सकती है। एग्जाम्पल छत्तीसगढ़ में पेडी और पल्सेस फार्मिंग डोमिनेंट है। ईस्टर्न छोटा नागपुर प्लेट्यू एंड ईस्टर्न घाट्स, लोकेशन झारखंड, छोटा नागपुर, वेस्ट बंगाल वेस्ट पार्ट, ओडिशा, ईस्टर्न घाट्स, बस्तर, एमपी। क्लाइमेट यहाँ पर हॉट एंड सब ह्यूमिड होती है यानी कि बारिश अच्छी होती है। रेनफॉल 1000 टू 1600 मिलीमीटर है। सॉइल टाइप रेड लूमी सॉइल यानी कि ज़्यादा आयरन रिच लेकिन वाटर रिटेंशन मॉडरेट है। ग्रोविंग पीरियड 150 टू 180 डेज है। टोटल एरिया 27.8 मिलियन हेक्टेयर यानी कि 8.5% इंडिया का एरिया है। चैलेंजेज एंड सॉल्यूशन को देखते हैं। हिल टेरेन, स्लोप्स होने की वजह से सॉइल इरोजन होती है, तो सॉल्यूशन इसका ये है कि टेरेस फार्मिंग और एग्रो फॉरेस्ट्री को प्रमोट किया जाए। अब इसका एग्जांपल को देखते हैं। झारखंड में मिलेट
मेज और ऑयल सीड फार्मिंग होती है। नॉर्दर्न प्लेन्स लोकेशन इंडो गंगेटिक प्लेन्स का वेस्टर्न पार्ट जैसे हरियाणा, पंजाब, यूपी, बिहार, उत्तराखंड। क्लाइमेट हॉट एंड सब ह्यूमिड यानी कि गर्मी और मॉडरेट बारिश होती है। रेनफॉल 1000 to 1200 मिलीमीटर होती है। सॉइल टाइप एलुवियल सॉइल यानी कि सबसे फर्टाइल पर इरिगेशन पे डिपेंड करना पड़ता है यहाँ पर। ग्रोविंग पीरियड 150 to 180 डेज है। टोटल एरिया 12.2 मिलीमीटर यानी कि 3.7%। चैलेंजेज एंड सॉल्यूशन को देखते हैं। ओवर इरिगेशन ग्राउंड वाटर डिप्लीशन का इशू है यहाँ, तो सॉल्यूशन इसका ये है कि ड्रिप इरिगेशन और क्रॉप रोटेशन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। अब इसका एग्जांपल को देखते हैं। पंजाब एंड हरियाणा में बीट राइस क्रॉपिंग पैटर्न पॉपुलर है। अब ईस्टर्न प्लेन्स लोकेशन नॉर्थ ईस्ट यूपी, नॉर्थ बिहार, ईस्टर्न हिमालयन फुटहिल्स। क्लाइमेट हॉट एंड सब ह्यूमिड, बारिश ज़्यादा होती है। रेनफॉल 1400 to 1600 मिलीमीटर। सॉइल टाइप एलुवियल सॉइल यानी कि फर्टिलिटी वाली मिट्टी बहुत अच्छी है यहाँ। ग्रोविंग पीरियड 180 to 210 डेज है। टोटल एरिया 9.3 मिलियन हेक्टेयर है। चैलेंजेज एंड सॉल्यूशन को देखते हैं। फ्लडिंग रिस्क मानसून के टाइम पानी बहुत जमा होता है, तो ड्रेनेज सिस्टम और फ्लड रेजिस्टेंट वैरायटी डेवलप की जानी चाहिए। बिहार में शुगर केन और मेज फार्मिंग ज़्यादा होता है। आसाम एंड बंगाल प्लेन्स लोकेशन ब्रह्मपुत्रा और गंगा प्लेन्स जैसे आसाम, वेस्ट बंगाल। हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट होती है यानी कि बहुत ज़्यादा बारिश होती है। रेनफॉल 1400 to 2000 मिलीमीटर होती है। आसाम में और भी ज़्यादा होता है यहाँ। सॉइल टाइप एलुवियल सॉइल यानी कि हाईली फर्टाइल सॉइल होती है। ग्रोविंग पीरियड 270 प्लस डेज होती है। टोटल एरिया 11.6 मिलियन हेक्टेयर्स यानी कि 3.6% होती है। चैलेंजेज एंड सॉल्यूशन को देखते हैं। फ्लडिंग एंड वाटर लॉगिंग ब्रह्मपुत्रा वैली में हर साल फ्लड आते हैं, तो इसका सॉल्यूशन ये है कि रेस बेड फार्मिंग और फ्लड रेजिस्टेंट क्रॉप यूज होनी चाहिए। इसका एग्जांपल देखते हैं। आसाम में टी कल्टीवेशन फेमस है। नॉर्थ ईस्टर्न हिल पूर्वांचल लोकेशन नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, साउथ पार्ट। क्लाइमेट वार्म एंड ह्यूमिड, पूरा साल बारिश होता है यहाँ। रेनफॉल 1600 to 2600 मिलीमीटर। सॉइल टाइप की बात करें तो रेड एंड लेटराइट सॉइल जिसमें आयरन रिच लेकिन एसिडिक होता है। ग्रोविंग पीरियड 270 प्लस डेज होती है। टोटल एरिया 10.7 मिलियन हेक्टेयर है। यहाँ पर शिफ्टिंग कल्टीवेशन यानी कि झूम फार्मिंग, सॉइल डिग्रेडेशन का रिस्क होता है इसकी वजह से, इसलिए एग्रोफॉरेस्ट्री और टेरेस फार्मिंग प्रमोट की जानी चाहिए। मेघालय में ऑरेंज और पाइन एप्पल फार्मिंग फेमस है। ईस्टर्न हिमालयाज नॉर्थ बंगाल, नॉर्थ असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। क्लाइमेट वार्म एंड ह्यूमिड, पूरा साल बारिश होती है। रेनफॉल 2000 प्लस मिलीमीटर। सॉइल टाइप ब्राउन हिल सॉइल, एसिडिक लेकिन ऑर्गेनिक मैटर रिच। ग्रोविंग पीरियड 270 प्लस डेज होता है। टोटल एरिया 8 मिलियन हेक्टेयर यानी कि 2.4% इंडिया का एरिया है। चैलेंजेज एंड सॉल्यूशन को देखते हैं। स्टीप स्लॉप्स, इरोजन एंड लैंडस्लाइड का रिस्क होता है, तो इसके लिए कंटूर फार्मिंग और फॉरेस्ट कंजर्वेशन जरूरी है। एग्जाम्पल अब देखते हैं। दार्जिलिंग में टी प्लांटेशन वर्ल्ड फेमस है। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स लोकेशन कावेरी डेल्टा से गंगेटिक डेल्टा तक का एरिया, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, वेस्ट बंगाल में। क्लाइमेट हॉट एंड ह्यूमिड यानी कि मॉडरेट बारिश होती है। रेनफॉल 1200 से 1600 मिलीमीटर है। सॉइल टाइप एलुवियल सॉइल यानी कि हाईली फर्टाइल सॉइल होता है यहाँ। ग्रोविंग पीरियड 150 से 210 डेज हैं। टोटल एरिया 8.1 मिलियन हेक्टेयर है। तमिलनाडु में राइस और कोकोनट फार्मिंग ज़्यादा होती है। अब वेस्टर्न घाट्स एंड कोस्टल प्लेन्स को देखते हैं। लोकेशन महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, वेस्टर्न कोस्ट। क्लाइमेट हॉट एंड ह्यूमिड, बहुत ज़्यादा बारिश होती है यहाँ। रेनफॉल 2000 प्लस मिलीमीटर है। सॉइल टाइप रेड लेटराइट सॉइल यानी कि एसिडिक लेकिन ऑर्गेनिक मैटर भी रिच है। ग्रोविंग पीरियड 270 प्लस डेज है। टोटल एरिया 10.1 मिलियन हेक्टेयर है।
केरला में रबर और स्पाइसेस जैसे कार्डेमम, पॉपर फार्मिंग फेमस है यहाँ। अब आइलैंड अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप। लोकेशन अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप। क्लाइमेट हॉट एंड ह्यूमिड, यानी कि पूरा साल ह्यूमिड होता है। 1600 से 3000 मिलीमीटर यहाँ रेनफॉल होता है। रेड लूमी एंड सैंडी लोम सॉइल टाइप पाए जाते हैं। ग्रोविंग पीरियड 270 प्लस डेज है। एग्जाम्पल, अंडमान में कोकोनट और आर्केनट कल्टीवेशन ज़्यादा होती है।